प्रोजेक्ट बनाने में एमएल के रिलेटेड, तो क्या क्या चीजें ऐड करें और किस तरह का बनाएं? जी सर, आप प्रोजेक्ट का पूछ रहे हैं कि किस तरह का बना है? जी, अगर हमने अपने पोर्टफोलियो में डालने हो ना एमएल के लिए, तो कोई अच्छे जी से प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से फीचर उनमें देखने चाहिए और क्या क्या चीजें हैं, वो अगर थोड़ा सा बता दें। सर, ये तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, आप कितना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। क्योंकि आप देखें, अगर सिंपल सा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं आप, ठीक है, खुद उसे ट्रेन भी करते हैं आप, एक दो दिनों में भी कर सकते हैं, कुछ घंटों में भी कर सकते हैं कि एक मॉडल ट्रेन कर लिया। फिर आप चाहते हैं कि उसे डिप्लॉय भी करना है, ठीक है, उसके लिए आप फास्ट एपीआई वगैरह, या फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा लेंथी हो जाता है। आसान काम फिर हम करते हैं, स्ट्रीमलेट पे अपलोड कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, एक वेबसाइट की तरह एक फीचर, मतलब शो होने लग जाता है। जो भी आपका मॉडल होता है वो आपका वेबसाइट की तरह एक आ जाता है। चैटबॉट बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई भी मॉडल बनाना चाह रहे हैं, फिर आप चाहते हैं कि आपके मॉडल के साथ आपने ट्रेन तो कर लिया है, फिर यूजर जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट भी करे, यूजर्स कोई इनपुट दे, फिर आपका मॉडल कुछ प्रिडिक्शंस बताए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये लेंथ पे ही डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अभी लास्ट वीक मैंने एक प्रोजेक्ट कराया था कि यूजर जो है वो वेदर्स की कंडीशन बताता है, इनपुट्स। अगर मुझे एक सेकंड दे तो मैं दोबारा यहाँ पे शो करा देता हूँ। सर, मेरे कोड वाली स्क्रीन शो हो रही है वीएस कोड में? हाँ सर। नहीं, चले मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके। सर, अभी शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। जी जी हो गई। जी। आप कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं, आप चाहे गूगल कोलैब पे वर्क करें, या आप थोड़ा सा लेंथी कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वीएस कोड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपने मॉडल ट्रेन करना है। कल मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि 70% वही स्टेप्स हो रहे होते हैं कि डाटा प्री प्रोसेसिंग हो रही होती है, ईटी परफॉर्म कर रहे होते हैं हम। फिर हम कौन सा जो है ना एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे ही एक मैंने मिनी सा प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, मॉडल को मैंने गूगल कोलैब पे ट्रेन किया, ये सारा कोड लिखा, उसके जो है ना डाटा प्रोसेसिंग की, उसके फीचर्स देखे, उसमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया, ठीक है। ये पूरा ट्रेन मैंने गूगल कोलैब पे कोड लिखा था।
फिर उधर से मैंने फाइल डाउनलोड कर ली। आप उधर कर लें या फिर आप VS कोड में भी कर लें तो इशू नहीं होता। सर रिकॉर्डिंग ऑन ही है ना? हाँ। तो मेन मकसद ये है कि आपने एक मॉडल ट्रेन कर लिया किसी भी पर्पज के लिए। ठीक है, जैसे मैंने ये एक सिंपल सा मॉडल ट्रेन किया था। जब ये मॉडल ट्रेन हो जाता है तो आप डिप्लॉय जब करना होता है ना स्ट्रीमलैट पे, तो एक सिंपल सी कमांड लिखनी पड़ती है, छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, ये वाला, कि ऊपर जितना भी आपका मॉडल ट्रेन हुआ है वो इस फाइल, ये फाइल बनती है एक, जिसमें आपका ट्रेन शुदा मॉडल आ जाता है। अब जब ये फाइल बन जाती है तो यहाँ पे आपको ये शो हो रही होगी साइड पे ना फाइल्स में, .pkl की फाइल, कि आपके ट्रेंड मॉडल का जो भी वर्किंग थी अब वो इस फाइल में आ गई है। ठीक है। अब जब ये इस फाइल में आ जाती है तो ये काम की फाइल होती है, अब ये ऊपर वाला कोड आपका किसी काम का नहीं, क्योंकि आपका ट्रेंड मॉडल जो है इस फाइल में आ गया। आप जितना बड़े से बड़ा मॉडल बना रहे हैं वो इसी तरह एक फाइल बनेगी आपकी। फिर आपने स्ट्रीमलाइट से आसान होता है तो उसमें क्या करना होता है, उसमें स्ट्रीमलाइट को इंपोर्ट किया। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी डिजाइनिंग है, वो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर लें। अब मैंने क्योंकि डिजाइनिंग के लिए UI के लिए अलहदा से फाइल बना ली थी, आप सिंपल इस app.py में भी UI डिजाइन कर सकते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर, आ रही है। जी। तो आप जितना मर्जी अपने जो है ना प्रोजेक्ट को ज्यादा इंटरेक्टिव करना चाह रहे हैं, UI के लिए अलहदा से फाइल बना लें। ठीक है। जो स्ट्रीमलाइट का छोटा सा कोड है सिर्फ यही, कि वो जो लोड आपने मॉडल बनाया था, ये फाइल बनी थी, अब उसी फाइल को आपने लोड करना है। बस यही एक दो लाइनें होती हैं जो कि लोड हो जाता है आपका मॉडल, इसमें स्ट्रीमलाइट की लाइब्रेरी यूज करते हो। ठीक है। अब जितना भी अब डिजाइन मैंने किया है वो अलहदा से इस फाइल में किया हुआ है। ठीक है, कि CSS HTML जो जो कुछ लिखना था इसमें सारा अलहदा से मैंने फाइल बना ली, ताकि वो मेरा कोड मिक्स ना हो। अब मैं आउटपुट शो कराता हूँ। अभी भी कोड शो हो रहा है। ठीक है। जी। तो जो आपने अभी प्रोजेक्ट देखा है वो ये वाला प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये सारी डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस के लिए आप जैसे मर्जी बनाना चाहें। आपका मॉडल ये था कि यूजर कोई इनपुट्स दे। अब यहाँ से यूजर कोई इनपुट्स दे रहा है, ये आसानी के लिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की इनपुट ले ली। ठीक है, यहाँ से यूजर इनपुट दे रहा है। अब इस इनपुट की बेस पे आपका मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप जैसे मर्जी उसे प्रिडिक्ट कराना, वो शो कराना चाहें। मॉडल तो बनाते ही इसीलिए हैं कि आप दुनिया को दिखा सकें, यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया प्रिडिक्ट रेन पे, तो ये उसकी प्रिडिक्शन आ गई। ठीक है, जो रिजल्ट हमारा मॉडल उधर दे रहा था, उधर कोड में हम देख रहे थे ग्राफ्स की सूरत में, यहाँ पे वही उतनी कितने परसेंट चांसेस हैं, ये आप डिफरेंट तरीके से शो भी करा सकते हैं। ठीक है, अब हर एक चीज की क्या क्या उसने यूजर ने वो फीचर सेलेक्ट किए, कितनी एक रेशो बन रही है, वो ग्राफ भी आप शो करा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रेडिक्टेड आ रहा है, अब मैं इसको चेंज भी करता हूँ, फर्ज करें। ठीक है। अ, अब देखें कि बारिश नहीं होगी क्योंकि मैंने पैरामीटर्स चेंज, इनपुट्स चेंज कर लिए हैं। ये सिर्फ आउटपुट को शो कराने का डिफरेंट तरीका है। ये आप जितना मर्जी जो है ना बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना लें, आप आपने उसको यूजर के लिए दिखाना भी है, यूजर को उसे इनपुट भी लेनी है, तो आप स्ट्रीमलेट जो है ना यूज कर सकते हैं। सर आई होप के समझ आई होगी।
जी सर, जी। बेहतरीन। चलें तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। कहाँ था, एक मिनट। जी। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सुपरवाइज लर्निंग के जो जो एल्गोरिदम्स थे उनको पढ़ा था। उनकी फिर जो जो हम एल्गोरिदम पढ़ते थे उनकी फिर हम साथ ही कोड करके इम्प्लीमेंटेशन भी देखते थे। तो अब सुपरवाइज लर्निंग के जितने भी थे वो हमने कल तक कवर कर लिए। आज से जो है ना अनसुपरवाइज के एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे। आप लोगों में से कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या चीजें थी, ये कौन सी टाइप्स थी, इनमें फर्क क्या है? सर मैं बताऊं? जी सर, जरूर। सर सुपरवाइज वो होते हैं जिसमें हमारे पास डाटा लेबल्ड होता है, और अनसुपरवाइज होते हैं जिसमें हमारे पास डाटा लेबल्ड नहीं हुआ होता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास जो डाटा होता है, जिस पे हम मॉडल को ट्रेन भी कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई लेबल्स नहीं होते, कोई टारगेट कॉलम नहीं होता, कोई उसमें करेक्ट आंसर पहले से गिवन नहीं होते। मॉडल जो है वो अपने से ही पैटर्न को ढूंढ के जो है ना लर्न करता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का आज फर्स्ट एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, के मींस क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग ये एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम यूज कर रहे होते हैं। उसमें क्लस्टरिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि सिमिलर डाटा पॉइंट्स की ग्रुपिंग कर दी जाती है एक दूसरे के साथ। कि सिमिलर जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक सेम ग्रुप में आ जाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं कि के मीन्स से पहले वो स्कैटर्ड थे, लेकिन के मीन्स के बाद ये आप क्लस्टर्स देख रहे हैं। आगे जाके अभी मैं बताऊंगा कि ये किस बेस पे क्लस्टर्स बनते हैं। डिस्टेंसेस के कुछ फार्मूलाज होते हैं और कुछ वर्क फ्लो होता है के मीन्स क्लस्टर बनाने में। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। अब ये क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड है क्यों? क्योंकि हम पहले से ही जब डाटा पॉइंट्स स्कैटर्ड होते हैं तो हमें कोई भी जो है ना पहले से ग्रुप्स का आइडिया नहीं होता, कोई टारगेट वेरिएबल भी नहीं होता। ठीक है। तो एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है कि खुद से ही पैटर्न्स को लर्न करता है अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग जब हो रही होती है। इसमें ये यूज की जाती है टेक्निक, ताकि अनलेबल्ड डेटा में से भी इंसाइट्स जो है ना यूजफुल इंसाइट्स वो हासिल की जा सके। अब के मीन क्लस्टरिंग में के मीन का क्या मतलब हो सकता है? कि के मीन का मतलब है कि ये भी एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कि डेटा को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसमें? के क्लस्टर। के मतलब क्लस्टर्स के सिमिलैरिटी की बेस पे उनको के क्लस्टर्स में ग्रुप करने के लिए जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसे हम के मीन भी कहते हैं। के इसमें शो कर रहा होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, जो कि यूजर खुद चूज करता है। ठीक है। मीन शो कर रहा है एवरेज, सेंट्रोइड। के नंबर ऑफ क्लस्टर्स और मीन एवरेज या सेंट्रोइड। अब डाटा ग्रुपिंग कैसे होती है कि जो डाटा पॉइंट्स होते हैं
जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं वो एक ही सेम क्लस्टर में आ जाते हैं। ठीक है। अब फिर उसका जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस फार्मूलाज आगे पढ़ेंगे, उसमें यूक्लिडियन, मैथन और एक दो और भी हैं। ठीक है। उनको जो है ना यूज करके हम डिस्टेंस क्लोज वो डिस्टेंस जो है ना फाइंड करते हैं। हर क्लस्टर का एक सेंटर होता है जिसे हम सेंट्रोइड कह रहे होते हैं। अब जो डाटा पॉइंट्स एक दूसरे के करीब होंगे, सिमिलरिटीज उनकी ज्यादा होगी, उनको एक ही क्लस्टर में हम बना देंगे। जैसे कि मैंने बताया क्लस्टरिंग का कि सिमिलर डाटा पॉइंट्स को जो है ना हम ग्रुप कर देते हैं। अब वर्किंग कैसे हो रही है कि फर्स्ट स्टेप पे हम के जो सेंट्रोइड है उसको इनिशियलाइज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमने बनाने हैं। फिर हम रैंडमली जो है ना प्लेस करते हैं के सेंट्रोइड डाटा में। ठीक है। सेंट्रोइड क्या है कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ लेंगे जो सेंटर्स में बन रहे होते हैं, ताकि जो सिमिलर डाटा पॉइंट्स हैं वो आप इस वो जो जितने क्लोज होंगे, जिनकी सिमिलरिटीज मिल रही होगी, वो उस क्लस्टर में ऐड होते जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे के नियरेस्ट जो सेंट्रोइड होता है हर डाटा पॉइंट में, ठीक है, उसे असाइन किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है अपडेट करना, कि रीलोकेट कर दिया जाता है, रिकैलकुलेट किया जाता है सेंट्रोइड को। ठीक है। हर एक क्लस्टर के लिए उसका जो एवरेज होता है हर एक पॉइंट का, या मीन कह लें, उसे लिया जाता है। फिर सेंट्रॉइड को जो है एक नई एवरेज पोजीशन पे मूव किया जाता है, ताकि एक बेटर सेंटर जो है वो बन सके। फॉर एग्जांपल कि आप एक फ्लैग को जो है ना अ, जहाँ पे लोग ठहरे हैं उनके सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि एक फ्लैग, मतलब जिस कंट्री के लोग हैं वो उस फ्लैग के अंडर आ जाएं। फिर फोर्थ स्टेप हमारा होता है रिपीट का। जब तक कि हम असाइन और अपडेट करते रहते हैं उस सेंट्राइड को, तब हम स्टॉप करते हैं जब क्लस्टर चेंज ना हो रहे हो, जब सिमिलरिटीज की बेस पे जो सिमिलर फीचर्स रखने वाले हैं डाटा पॉइंट्स वो एक ही क्लस्टर में ना आ जाए। फाइनल रिजल्ट हमारे पास के एक स्टेबल क्लस्टर बन जाता है, और उसमें सेम क्लस्टर में सेम सिमिलर पॉइंट्स ही ऐड हो जाते हैं। इसका यही कॉन्सेप्ट था। अगर यहाँ पे कोई और अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहे या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अगर 2 चूज करें वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, अगर हम 10 मतलब स्मॉल के चूज करना है या बड़ा चूज करना है, किस तरह पता चले कौन सा अच्छा होगा हमारे लिए? सॉरी, कि इसमें क्या चीज है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। आप अब देखें पीछे, अब इसमें आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने चूज करेंगे? सर इधर इधर तो 3 बने हुए हैं। जी। तो आप देखेंगे कि जो डाटा पॉइंट्स हैं, फर्ज करें यहाँ पे रेड था तो वो एक अलग से आपको समझ आ गई कि इनके लिए एक अलग से ग्रुप होना चाहिए जो कि रेड वालों को रिप्रेजेंट करे। ग्रीन था, ग्रीन थे तो आपको पता चला कि ग्रीन के लिए भी एक अलग क्लस्टर बनना चाहिए। सर आई होप के जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसा ही होता है, अगर कोई और इसमें ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस मैट्रिसेस। के मीन्स में ये बताते हैं कि
जो दो डाटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं या कितने दूर हैं। ठीक है। अब पहला यूक्लिडियन डिस्टेंस जो कि बहुत ही कॉमन है, ये क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन डाटा पॉइंट्स के दरमियान एक स्पेस में वो ड्रा कर देता है। ये 2D 3D एंड डायमेंशनल स्पेस में वर्क करता है। लाइक आप अगर डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं तो लोकेशंस के दरमियान गूगल मैप पे, तो एज अ स्ट्रेट लाइन जो आपको आपने शो करानी होती है, ठीक है, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट है मनहट्टन डिस्टेंस। ये क्या होता है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस होता है। इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल के आप एक सिटी में वॉक कर रही हैं, ठीक है, वो मैनहट्टन कैसे होगा कि आपने हॉरिजेंटल मूव करना है या फिर आप वर्टिकल ही मूव कर सकते हैं। इसमें कोई डायगोनल जो रास्ता है वो नहीं होता, कोई डायगोनल रोड नहीं होती। लेफ्ट राइट अप या डाउन होते हैं। आगे इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, हर एक को आप यहाँ पे मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन आपने शो करानी होती है, ठीक है, यूक्लिडियन में। और मैनहट्टन में क्या है कि लेफ्ट राइट अप अप डाउन, या फिर मतलब हॉरिजेंटल या वर्टिकल ही आप मूव कर सकते हैं। और जो कोसाइन होता है, ये क्या है कि सिमिलरिटी के बेस पे एंगल्स को मेजर करता है, ना कि डिस्टेंस। जैसे कि ये हैं, इन दो क्लस्टर्स के दरमियान एंगल को मेजर करेगा, वो कोसाइन होता है, डिस्टेंस। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ सर। जी, कोसाइन जो है इसमें सिर्फ वो एंगल को मेजर कर रहा है, इसमें वो डिस्टेंस को मेजर नहीं कर रहा। जो मैथन हमने पढ़ा उसमें वो हमें कंडीशन दी गई कि हम लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वर्टिकल या हॉरिजेंटल मूव कर सकते हैं। ठीक है। जो ये कोसाइन है, ये सिमिलर जो डायरेक्शन होती हैं दो वेक्टर्स की, उनको मेजर कर रहा होता है, मतलब उसी का एंगल ही मेजर कर रहा होता है। इसमें मैग्नीट्यूड मतलब के साइज जो है वो इग्नोर कर रहा होता है। यही फार्मूला है जिसमें हम पुट करके वैल्यूज को ले सकते हैं कि दो एरोज हैं, फर्ज करो कि सेम डायरेक्शन जो है वो शो करेगी हाई सिमिलैरिटीज को, जबकि अपोजिट डायरेक्शन जो है वो लो सिमिलैरिटी को शो कराएगी। इसमें लेंथ मैटर नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन ही देखी जाती है। जो इसकी वैल्यू की रेंज होती है वो -1 से +1 की तरफ होती है। अगर क्लोजर टू +1 हो तो वो ज्यादा सिमिलर होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें अब कोसाइन की, तो इसमें टेक्स्ट एनालिसिस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी चेक करनी हो, जैसे कि एक टीचर है वो चेक करना चाहता है कि किन स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो सिमिलर है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट सिमिलरिटी इसी बेस पे करेगा। रिकमेंडेशन सिस्टम्स की एप्लीकेशन बन रही होती हैं कि उसमें रिलेशनशिप की बेस पे क्लस्टरिंग हो रही होती है, ठीक है, तो वहां भी ये यूज हो सकता है। इसका मेन फोकस जो है वो ओरिएंटेशन पे होता है। हाई डायमेंशनल डाटा के साथ भी ये बेहतर से बेहतर वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है मिनकॉन्स डिस्टेंस। ये एक जनरलाइज्ड डिस्टेंस मैट्रिक होता है जो कि एल्यूसिडियन और मैनहट्टन दोनों की तरह जो है ना बिहेव करता है। इसमें क्या है कि पैरामीटर को पी जो पैरामीटर होता है उसको चेंज करने से, पी अगर 1 हो तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस होगा, पी अगर 2 हो तो वो एल्यूसिडियन डिस्टेंस होगा।
ये फ्लेक्सिबल भी होता है और मल्टीपल डिस्टेंस टाइप्स को कवर कर रहा है, मतलब इन एल्यूसिडेंस को भी, सॉरी, इल्यूसिडियन को भी और मैनहट्टन डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। अगर हम इन सब का कंपैरिजन देखें, ल्यूसिडियन का, मैनहट्टन का, कोसाइन सिमिलैरिटी का और मिनकोल्सी का, तो ल्यूसिडियन क्या आता है कि उसमें मेजर किया करते थे कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता था, ठीक है, जो कि हम न्यूमेरिकल या नॉर्मलाइज्ड डाटा जो होता है पहले से ही, उसके लिए यूज कर सकते हैं। जो मैनहट्टन था उसमें हम देख रहे थे कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल हम मूव कर सकते हैं, कि ग्रिड बेस डिस्टेंस बन जाता है। जैसे हमने सिटी प्रॉब्लम देखी कि आप एक शहर में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूव भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कोसाइन देखा हमने, ये डिस्टेंस नहीं बता रहा होता, ये दो वेक्टर का एंगल बता रहा होता है, ठीक है। ये बेस्ट किस चीज के लिए था? टेक्स्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। हाई डायमेंशनल डाटा हो, या डॉक्यूमेंट्स की सिमिलरिटी को चेक करना हो, या रिकमेंडेशन सिस्टम हो, वहां पे यूज कर रहे होते हैं। जो मेन कॉन्स ये होता है, ये जनरल डिस्टेंस होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है कि इसमें मल्टीपल डिस्टेंस टाइप्स कवर हो रहे होते हैं। इसमें अगर P1 हो तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस होगा, अगर P2 होगा तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा। ज्यादातर जो स्टैंडर्ड के मीन्स जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस को ही यूज कर रहे होते हैं, और जो कोसाइन सिमिलरिटी है वो उस टाइम यूज हो रहे थे जब हम टेक्स्ट क्लस्टरिंग वेरिएंट्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें अभी तक ये देखा हमने कि मैट्रिक्स मेजर जो है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो तो वो एलुसिडियन हम यूज करेंगे। अगर हमने सिर्फ जो है ना एंगल मेजर करना है, मैग्नीट्यूड या साइज हमने इग्नोर करना है, तो वहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी। अगर हम टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तो भी कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो इसकी सिंपलिसिटी, के आसानी से ये अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें कुछ ही पैरामीटर्स होते हैं, मतलब के जो होते हैं वो कुछ ही वैल्यूज होती हैं जो कि आपको नाउन होती हैं। सिंपल मैथ के जो डिस्टेंस फार्मूलाज दिए गए हैं या एवरेज निकाल रहे हैं उन फार्मूलाज के जरिए, ठीक है, आप वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपको आसानी होती है। हर एक पर्पस के लिए डिफरेंट फार्मूला दिया गया है, ठीक है। जिस पर्पस के लिए आप डिस्टेंस, मतलब जिस टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस पर्पस के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। बिगिनर फ्रेंडली एल्गोरिदम है, लाइक आप जैसे स्टूडेंट्स को ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्लासरूम में जो टॉपर्स हैं उनकी सीजीपीए की बेस पे आप इन चीज का जो है ना वो भी लगाते हैं कि इस कैटेगरी के इस रिजल्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लस्टर में आने चाहिए, इतने सीजीपीए वाले या इस ग्रुप वाले इस क्लस्टर में आने चाहिए। तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है और आसानी से समझा भी जा सकता है। दूसरा है, इसका मेन फीचर होता है स्केलेबिलिटी का, कि जितना लार्ज डाटा बढ़ता जाता है ये आसानी से फास्टली वर्क करता है। इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है। बिग डाटा प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में भी ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एट अ टाइम थाउजेंड्स या मिलियंस डाटा पॉइंट्स को जो है ना हैंडल कर सकता है एफिशिएंटली। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इंटरप्रेटेबिलिटी, कि हर क्लस्टर जो है उसका एक कोई ना कोई सेंटर होता है, सेंट्रॉइड हमने जो पढ़ा, ठीक है। सेंट्रॉइड का ही क्लियर मतलब होता है कि उसके गिर्द जो सिमिलर डाटा पॉइंट्स का क्लस्टर बनेगा,
ठीक है, उस सेंट्राइड से ही पता चल रहा होगा। इससे ये भी आसानी हो जाती है कि जो नॉन टेक्निकल बंदा है उसको रिजल्ट देखते ही जो है ना आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कि उसे समझ आ रही होगी कि हाँ ये ग्रीन का क्लस्टर बना है, ये रेड का क्लस्टर बना है, ये ब्लैक का। तो इसलिए इसे बिजनेस इंसाइट्स, मतलब ट्रेडिंग वगैरह या इस तरह के कोई फीचर्स हों तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है। कस्टमर सेगमेंटेशन हो, कि एज, इनकम, स्पेंडिंग और प्रोडक्ट की जो है ना रिलेशनशिप, के कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के साथ ले रहा है। फर्ज करें कि एक कस्टमर जो है वो मिल्क लेता है, फिर वो उसके साथ ब्रेड भी लेता है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन रूल्स भी बन रहे होते हैं। इन शॉर्ट के जो के मीन है वो सिंपल है, स्केलेबल है और इंटरप्रेटेबल है। और ये पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जो कि लार्ज स्केल वर्ड डाटा सेट्स के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसकी अब लिमिटेशन की बात करें, तो जैसे अभी सर ने पूछा कि हमारे पास के की वैल्यूज हमें कैसे पता चलेंगी, तो इसी की ये लिमिटेशन है कि आपको के पहले ही चूज करना पड़ता है। के मीन को ये पता नहीं होता कि कितने क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। यूजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू रॉन्ग हो तो क्लस्टर्स भी रॉन्ग बन सकते हैं। अब सेंसिटिव होता है इनिशियल जो सेंट्राइड, सेंट्राइड मतलब जो सेंटर बन रहे होते हैं, कि रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट आप ले रहे होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकते हैं। आप सही से जो है ना सेंट्राइड नहीं अगर इम्प्लीमेंट करते, नहीं शो कराते, क्योंकि रैंडमली आप स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट स्टार्ट पे डिफरेंट रिजल्ट होते हैं, तो इससे अनस्टेबल क्लस्टर बन सकते हैं। अब ये जो है ना नॉन स्फेरिकल जो क्लस्टर्स होते हैं ये उसके साथ सही से वर्क नहीं करता। फर्ज करें कि क्लस्टर जो है वो रॉन्ग है, वो राउंड है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स शेप्स पे फेल्ड हो जाएंगे। इसी तरह चौथी इसमें लिमिटेशन होती है कि ये सेंसिटिव होते हैं आउटलायर्स के लिए। जो आउटलायर होते हैं वो सेंट्रॉइड्स को पुल कर देते हैं, उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं आउटलायर्स, जो शो मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही होती हैं क्लस्टर्स में, वो जो सेंट्रॉइड की पोजीशन होती है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब सेंट्रॉइड की ही पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो डेफिनेटली क्लस्टर्स की क्वालिटी पे भी अफेक्ट करेगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे ही सही वर्क कर रहा है, कैटेगोरिकल फीचर्स को हैंडल नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, तो इसकी ये भी एक लिमिटेशन है। अगर के मीन सिंपल है तो वहाँ पे ये सेंसिटिव भी है, कि के सिलेक्शन पे भी हमने ध्यान रखना है, कि अगर के की सिलेक्शन रॉन्ग हो जाए, ठीक है, तो क्लस्टर सही से नहीं बनेंगे। दूसरा उसकी इनिशियलाइजेशन, के सेंट्राइड की अगर पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि रैंडमली ले रहे होते, अगर वो गलत हो जाए तो भी क्लस्टर सही से नहीं बनेंगे। इसी तरह आउटलायर जो है वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट को या सेंट्राइड जो है उसको वो पुल कर देते हैं, उसकी जगह चेंज हो जाती है तब भी। और क्लस्टर की शेप पे भी ये डिपेंड कर रहा था। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब इसमें एक मेथड यूज किया जाता है, एल्बो मेथड, क्योंकि हमने जो है के की बेस्ट वैल्यू चूज करनी होती है। तो एल्बो मेथड में क्या है कि हम डिफरेंट के की वैल्यूज को ट्राई करते हैं। फर्ज करें हम 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रख के हम ट्राई करते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं
एक फार्मूला होता है WCSS, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है। फिर हम प्लॉट करते हैं के, और जो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स आई है उसके दरमियान का कंपैरिजन। फिर हम एक पॉइंट को देखते हैं जहां पे इंप्रूवमेंट स्लो डाउन होती है। ठीक है। तो यही जो पॉइंट होता है ये एक एल्बो की तरह शो हो रहा होता है, जो हमने ऊपर प्लॉट किया है ना, के वर्सेस विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, WCSS। ठीक है। तो जो हमने पॉइंट देखा जहाँ पे स्लो डाउन इंप्रूवमेंट हो गई, तो ये पॉइंट एल्बो हो रही है। इसका मकसद यही है कि हमने बेस्ट वैल्यू चूज करनी है के की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अब के मीन्स कि एप्लीकेशंस रियल वर्ल्ड में, के कस्टमर सेगमेंटेशन का हमने बताया, कंप्रेशन, नॉर्मली डिटेक्शन के लिए। ठीक है। इस तरह के में के मीन्स स्ट्रिंग। अब जैसे मैं बता रहा था कि हम कि वो कहाँ पे होती है, एल्बो पॉइंट बताया, और एक एल्बो पॉइंट जो है ना बेस्ट वैल्यू दे रहा होता है। तो इसमें स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों मैटर करता है के मीन्स में? क्योंकि आपने देखा कि के मीन्स जो है वो डिस्टेंस को यूज कर रहा है। ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो फीचर स्केलिंग पे जो है डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल के फीचर जो है वो एज की स्केल है कि 0 से 100, और इनकम जो है वो 0 से 10 लाख है। ठीक है। अब इसमें देखा है तो इनकम जो है वो डोमिनेट कर रही है डिस्टेंस, डोमिनेट डिस्टेंस है। ठीक है। एज जो है वो ऑलमोस्ट यूजलेस बन जाती है, क्योंकि उसकी स्केलिंग जो है वो 0 से 100 है, और इनकम जो है वो 0 से 10 लाख है। अगर स्केलिंग ना की जाए तो क्लस्टर सही नहीं बनेंगे, बायस्ड हो जाएंगे। कि बायस्ड किस तरह, अब मैंने जैसे इनकम को बताया कि 0 से 10 लाख है, और एज जो है वो 0 से 100 है। तो बायस्ड ये है कि लार्ज स्केल फीचर हमारे पास इनकम आ रहा है 0 से 10 लाख, तो ये उसकी तरफ क्लस्टर जो है ना वो रुक कर जाएंगे या बायस्ड हो जाएंगे। इसलिए फीचर स्केलिंग के लिए आप स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स यूज करके अप्लाई करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। जी। ये भी वही चीज है मैंने जो बताया कि ऑप्टिमल डिस्टेंस मैट्रिक हमने के की वैल्यूज किस तरह देखते हैं, ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और कौन सा जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस मेजर था, हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। अब विजुअलाइजेशन, ये जो आप देख रहे हैं सर कि एक रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, और एक, इसे क्या कहते हैं सर, इस शेप को क्या कहते हैं? एक तो ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल, क्लियर। ये रेक्टेंगुलर। क्लियर। इस शेप को, ये स्केयर ट्राइएंगल होता कहते है हैं। ना? जी ये क्लियर। स्केयर हो गया और साथ में सर्कल। ये हाँ स्क्वायर। ट्राइएंगल और होती, ट्राइएंगल ये हो गई, ये स्क्वायर हो गया, और ये सर्कल हो गया। ये इधर इसमें किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नीचे शो भी हो दूसरे रहे हैं वाले उसके अल्ट्रेशन।
जी। क्लस्टर वाले रीजन को जो ब्लू वाला है बता वो रहे अपडेट्स को शो कर रहा है। जी हैं। जो ब्लू ट्रायंगल्स हैं वो अपडेट्स को शो कर रहे हैं। जो ग्रीन है वो असाइनिंग को शो कर रहे हैं। जी। और ये जो शेप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा तो रही हैं, ये क्या चीजें हैं? हमने एक वर्ड पढ़ा पढ़ा था इसमें, एक चीज डिस्कस कर रहे थे हम। ये एक शेप्स क्या सेंटर में, चीज है? जी जी, सेंटर में आ रही है ना हर एक के। आप देखिए जी इनको जी। नोट करें तो हमने एक वर्ड पढ़ा था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। जी। ये वही चीजें हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है कि सेंट्रोइड के बेस्ट सेंटर हमने डिस्टेंस की बेस पे चूज कर रहा होता है। ठीक है। फिर उस सेंट्रोइड के साथ जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं वो उसी के साथ आते जाते हैं। ठीक है, उनका क्लस्टर वहां पे बन रहा होता है। तो ये इसी तो तरह ना कि जी हमें जी सबसे पहले वैल्यू के की वैल्यू साइन करते हैं, वो 3 है पिछली वाली पिक्चर में आपने जो शो है। जी तो जी उसके बाद सबसे पहले हम ये पॉइंट जो जहाँ से 3 लाइनें निकल रही हैं परपेंडिकुलर, ये फाइंड करते हैं। और उसकी बेस पे जी हम अपने क्लस्टर तीनों या तीनों सेंट्रॉइड बन रहे होते हैं, जिस तरह जी नया डाटा आ बिल्कुल। रहा होता है और ये जी तीनों जी सेंट्रॉइड अपडेट हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सारे वही स्टेप्स ही हो रहे होते हैं, जो मैंने पीछे स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स हो रहे हैं। इनिशियलाइजेशन हो रही है, एप्टेशन हो रही है, साइन हो रही है, फिर दोनों चीजें हो रही हैं। जी जी। ठीक है। जी आपने सही पॉइंट नोट किया। तो आज का जो थ्योरी का लेक्चर था यहाँ पे एंड होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, या कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। सर हम ना बस इसकी बेसिक्स में नहीं और जा रहे, जिस तरह न्यूमेरिकल नहीं होते कि आपको डाटा जी जी दिया गया है जी वेदर का या किसी चीज का, जी। और हम आपको आउटपुट वो आउटपुट मैथमेटिक्स में दी हम गई। नहीं जा रहे। मैथमेटिक्स इस कोर्स में मैं किसी में भी फुल डिटेल मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, क्योंकि अगर उसमें जाए तो फिर ये कोर्स कवर ही नहीं होगा। जी, लेकिन सर आप स्टूडेंट्स को बता दिया करें ना कि वो बेसिक इससे क्लियर होंगी अगर उनको पता होगा कि फाइनल बेसिक से कैसे आउटपुट बन रही है। मैंने तो अभी एक ही दिखा था, वो नेवी बायस का, उसमें बायस थ्योरम लग रहा था और प्रोबेबिलिटी एंड पे निकल रही थी, उसकी बेस पर डिसीजन बन रहा था। अगर बंदा सिंपल ऊपर ऊपर से देखे तो आई थिंक काफी जो है ना हिडन चीजें रह जाती हैं। जितने भी आपने फार्मूले बताए, ये अगर बंदा हाथ से खुद करे और एक दफा खुद बनाए सारी राइट। चीजें, तो आई थिंक कभी भी नहीं भूलेगा जी फिर। जी सर, आप सही कह रहे हैं कि हर फार्मूलाज को, जैसे हमने पीछे भी एक जैसे हमने पढ़ा कि एरर मीन स्क्वायर एरर हो गया। ठीक है। तो जब हम जैसे रेजिडुअल बन रहे होते हैं या एरर्स बन रहे होते हैं, हमने ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, कुछ हमने वहां पे भी फार्मूलाज पढ़े थे। तो जब हम ड्राई रन करते हैं ना, तभी हमें ज्यादा समझ आती है कि इसमें बैकग्राउंड पे वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, जब जैसे आप ये मैंने डिस्टेंस मैंने तो ये बता दिया है कि वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली ही वर्क कर रहा था। ठीक है, जैसे कि आप एक सिटी की जो है ना एग्जांपल ले लें कि आप सिर्फ हॉरिजेंटल जा सकते हैं या वर्टिकल मूव कर सकते हैं। फिर मैं, मेरे कोर्स का या लेक्चर्स का यहाँ तक ही होता है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं इकट्ठी करके आता हूँ। बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो हर एक पॉइंट पे, हर एक जो जैसे कोई अब डिस्टेंस ही 4 डिस्टेंस है तो वो उसकी डिटेल में जाएं। ठीक है, फिर जी सर। उनको स्टडी करें। तो अगर मैं ही स्टडी पे हर एक पे आ जाऊं, तो मैंने ये पहले सोचा था कि शुरू के जो 2 वीक्स थे ना हमारे सर, वो जी डाटा सर। प्री प्रोसेसिंग पे ही लग गए थे, ईडी और डाटा प्री प्रोसेसिंग। क्योंकि आपको पता है उसमें बड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है चीजों को, हर एक चीज को जो है ना समझना पड़ता है कि स्केलिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि फीचर स्केलिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ये चीजें जब मैंने वो
डेटा प्री प्रोसेसिंग का कराया था। तो इस चीजों की डेप्थ में हम गए थे। तो जब हम डेप्थ में जाने लगे तो जो नॉन टेक्निकल थे वो फिर भागना शुरू हो गए कि ये तो हमारे लेवल का है ही मशीन लर्निंग। फिर उन्होंने ही मुझे कहा था कि जो है ना सर, आप इतना हमें बता दिया करें कि हम किसी भी फील्ड में है ना, हर फील्ड में एआई मशीन लर्निंग यूज हो रही है। कल को हमें कोई काम पड़ता भी है तो हमारे माइंड में ये हो कि इस काम के लिए हमें ये एल्गोरिथम या ये चीज हमने यूज करनी है, हमने ये चीज पढ़ी थी इस तरह। अ, हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वो जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरी आपसे पूछना ये था कि कब से क्लासेस स्टार्ट है, मीन के कितने इनको इनको डेज हो गए? मैम ये फोर्थ वीक चल रहा है हमारा। ये कोर्स अब एंड ही होने वाला वीक है ऐसे चल रहा समझ है। लो। जी तो और कितने वीक तक चल रहा है? मैम तकरीबन एक वीक और शायद चलेगा, या इसी वीक ही एंड हो जाना है, क्योंकि मैंने सुपरवाइज के सारे एल्गोरिदम्स करा दिए हैं। अनसुपरवाइज का आज पहले था। तो फिर आगे कुछ और जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें मशीन लर्निंग में वो भी मैं कवर कराऊंगा। एक वीक तो मैक्सिमम अगर और कोई रहता है। इस कोर्स को डेप्थ में लेके चलना चाहे, जैसे आपने कहा कि आपने इतनी सारी चीजें करवा दी हैं, और अगर कोई अभी से इसको देख रहा है तो ये सारी ठीक। चीजें कैसे कवर करेगा? मैम जो मैंने लेक्चर्स बनाए थे ना, ठीक है, उनकी स्लाइड्स और अब जैसे आज का लेक्चर है ना, तो अभी मैं इसका कोड भी बता देता हूँ। ये उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, कोड शो हो रहा है ना अभी। यस जी सर। बिल्कुल हो रहा है। जी इसी तरह जब भी मैं कोई लेक्चर पढ़ाता था, जो भी एल्गोरिथम होता था उसका जो है ना, हमने देखा था कि 70 to 80% स्टेप्स सेम वर्क कर रहे होते हैं। कि हम डाटा को ले रहे होते हैं, डाटा सेट ले रहे होते हैं, उसको लोड कर रहे होते हैं, उस पर प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वहां तक था हमारा कम लेबल डाटा के साथ सुपरवाइज्ड में। ठीक है। आज से हमारा काम अ, स्टार्ट हुआ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। ठीक है। तो आज जैसे हमने के मीन्स का पढ़ा है, उसकी मैंने छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन कर ली है ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी समझ आ सके। ठीक है। इसी तरह जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं कवर, उसमें भी ऐसा है। अगर कोई इस स्लाइड्स को ही देख लेगा तो इन स्लाइड्स में एक जो टॉपिक आता है ना मशीन लर्निंग में, उसमें जितनी मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए वो सारी इसमें कंसाइज करके मैंने ऐड की हुई है। अब के मीन्स के बारे में आप कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको यही टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हर एक चीज में आप कितना डेप्थ में जाना चाहते मुझे आप ये बताएं कि जैसे यहाँ पे क्लस्टर लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि क्लस्टर बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरह इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे विजुअलाइजेशन के तौर पे लिखा हुआ है 3D में और या 2D में लिखा हुआ है, तो क्या ये पिक्चर में यूज़ होगा सर? हैं। मैम इसकी आप ये एप्लीकेशन देखे ना, पहले बताया कि कस्टमर सेगमेंटेशन वो किस तरह बेस कर रहा होगा। खास करें मैंने एक एग्जांपल दी कि एसोसिएशन रूल्स बन रहे होते हैं कि एक कस्टमर जो है वो मिल्क लेता है, फिर उसके साथ वो ब्रेड भी लेता है। ठीक है। फिर एक और कस्टमर है, वो मिल्क लेता है, ब्रेड नहीं लेता, वो सीरियल लेता है या बिस्किट ले लेता है। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की आपस में एक एसोसिएशन बन रही है। दूसरा ये कि कस्टमर का बिहेवियर, कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो इस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो मिल्क के साथ लाइकली है कि वो ब्रेड लें या सीरियल लें। ठीक है। या मतलब एक और ऐसा प्रोडक्ट कौन सा हमें मिल्क के साथ ऐड करना चाहिए जो कस्टमर वाकई लेते हैं। तो इस तरह वो कस्टमर सेगमेंट भी कर देते हैं। ठीक है। या आप रिकमेंडेशन सिस्टम देख रहे होते हैं कि आप एक प्रोडक्ट देखते हैं शूज की, तो वो उसी रिलेटेड ही बाकी शो होती हैं। तो वो भी क्या है कि वो भी क्लस्टरिंग हो रही होती है, लेकिन उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये आपको शूज शो तो हो रही हैं, वो 6 नंबर ही शो हो रही हो या 7 नंबर की, वो डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट कलर्स के शो हो रहे होंगे। क्लस्टरिंग का भी यही है कि सिमिलरिटीज की बेस पे वो ग्रुप बन रहे होते हैं। अब आपने इमेज का बताया तो वो इमेज कंप्रेशन में भी होता है। ठीक है। इमेज कंप्रेशन में क्या है कि क्लस्टर्स बन जाते हैं,
फिर अब उसमें कंप्रेशन कैसे होती होगी? ठीक है, इनमें होती हैं पिक्सल वैल्यूज, इंटेंसिटी वैल्यूज भी कहते हैं, ग्रे स्केल वैल्यूज भी कहते हैं इनको। जब आप इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो वहां पे ये टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, तो वहां पे PIL, पाइथन इंटरप्रेटर लाइब्रेरी, इस तरह का नाम था। तो वो ये चीजें हमें प्रोवाइड कर रही होती है कि हम इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो वो भी ये के मींस क्लस्टर यूज कर सकते हैं। वो कहाँ पे कर रहे होते हैं इमेज में? सेगमेंटेशन के दौरान। सेगमेंटेशन में आप जाते हैं तो सेगमेंटेशन के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। कभी वो थ्रेशोल्ड्स की बेस पे सेगमेंटेशन कर रहे होंगे, कभी वो रीजन ग्रोइंग की बेस पे, या फिर वो एज बेस्ड सेगमेंटेशन से भी कर रहे होंगे कि इमेजेस के एज को ही सेगमेंट कर लें वो सिर्फ, ताकि मेन फीचर्स निकाल सकें। या फिर वो के मीन्स क्लस्टर जो हमने आज पढ़ा है, इसकी बेस पे भी एक के की वैल्यू सेट कर लें। अच्छा, जी। सही। और यहाँ पे मैम कोई आपको अपनी तरफ से ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो यहाँ पे, क्योंकि ये सर प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और हमें सीखने को मौका मिलता है। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे? सर हमारे सीनियर है ना कुछ इस तरह एमएल की और अच्छी अच्छी कंपनी लाहौर में जॉब कर रहे हैं। तो उनका जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं और बाकी भी जो भी एमएल के इंटरव्यूज होते हैं उसमें यही होता है कि आपको ना बेसिक्स पूछते हैं, जैसे एआई का हो गया या एमएल के होता है। ये तो सभी इम्प्लीमेंटेशन सबकी सभी को पता है, डाटा लोड करना है, उसको प्री प्रोसेस करना है, मॉडल है उसको इंपोर्ट करना है और ट्रेन करना है और आपके पास रिजल्ट हो जाए। लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो आपको बेसिक्स पूछ रही होती हैं। बेसिक्स ही बच्चों को नहीं पता था कि एल्गोरिथम के पीछे कौन से फार्मूलाज हैं, किस तरह वर्क कर रहे हैं, किस तरह आउटपुट आ रही है। इसी तरह एआई में देख ले, बैक बैक प्रोपगेशन किस तरह हो रही है, वेट्स हम किस तरह दे रहे हैं, एजेस किस तरह बन रही है, डिसीजन बाउंड्रीज किस तरह बन रही है। वो चीजें अगर आपको समझ आ जाए ना, तो मशीन लर्निंग इज अ केक वॉक। मतलब कि वो इसकी बेसिक्स जो अगर आपको समझ आ जाए ना एमएल की, तो वो बहुत अच्छा हो तो जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एमएल की बहुत आसान है। सर, जैसे आपने अभी तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन आपको का या इसके अभी बैकवर्ड का। बेसिक्स उस तरह से पता है जिस तरह अभी आप बात कर रहे हो? जी सर, मैंने ना सर मैम हमारे सर हैं, उन्होंने हमें स्टैनफोर्ड का कोर्स पढ़ाया है। अगर आप आज स्टैनफोर्ड का कोर्स का वो देखें ना एआई का लेक्चर, तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा पहली दफा अगर आप देखेंगे। इवेंचुअली अगर आप और कोई भी चैनल्स के देख लें वीडियो एआई के और उसके बाद आप जाए ना स्टैनफोर्ड का कोर्स, तो आपको समझ ही नहीं। उन्होंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, किस तरह एक डिसीजन बनता है, किस तरह हम सारी चीजें वो लेके वेट वगैरह, वो बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है। अगर आप बेसिक क्लियर करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपको हर चीज क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये करना है, ये नहीं है, यहाँ वीकनेस आ रही है। यही मैम समझ, जिस तरह अब हम डाटा स्ट्रक्चर या लीड कोड क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंपनीज वाले वो चाहते हैं कि इनको एक एक इंस्ट्रक्शन का अच्छी तरह पता हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर जो अगर हम एक इंस्ट्रक्शन जिस तरह कॉपी पेस्ट है, कोई भी एल्गोरिथम लिया उसको कॉपी किया और हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दो इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दें तो हमारा बहुत से टाइम जो है ना बच जाएगा। इसी तरह एमएल में और एआई के पीछे भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फार्मूला, अगर उनको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चली जाती है और हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और कंपनीज यही चाहती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह उनकी बेसिक्स पे ग्रैप हो, उनको पता हो कि क्या चीज करेंगे तो क्या होगी। जी सर, वो अच्छा सोर्स आपने बताया, एंड्रयू एनजी, प्रोफेसर एंड्रयू एनजी जो है ना, ठीक है, वो हर एक जी के डीप एआई में लर्निंग। उस्ताद है। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा जी डीप लर्निंग के सीईओ है जो, वो बहुत जी। अच्छा सिखाते हैं उस चीज को। जी बिल्कुल, उन्हीं के जो है ना स्टैनफोर्ड पे लेक्चर यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पूरी अवेलेबल है, जो कि फुल डेप्थ में है, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, कंप्यूटर विजन और रीइंफोर्समेंट एआई की लर्निंग। भी है। जी, जैसे आपने अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन का, एक्टिवेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीजें, अब मशीन लर्निंग से जब हम डीप लर्निंग में जाते हैं ना सर,
तो वहां पे ये yes, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बायस, ठीक है, एक्टिवेशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट फिर उसमें आते हैं। ठीक है, वो जी आ सर। जाती है डीप लर्निंग में। और मीटिंग का टाइम एंड, हम्म, मैम आपको ये पिन्स का पता है, जहाँ ग्रुप में पिन मैसेज हुए होते हैं? नहीं नहीं। हाँ, तो आप जाके ना स्लैक ग्रुप में पे देखें मैसेज पिन मैसेज पिन्स हैं, कुछ वहां कुछ। पे आपको हाँ, मिल जाएंगी चीजें। आपको सारी डिटेल पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं इनके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल वगैरह होगा और जो रह गए वो सारा कुछ उधर मिल जाएगा। जी मैं जी अभी आपके सही लिए। है। दिखा देता हूँ, अभी मैं इनको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके ना। तो ये स्लैक का जो चैनल है ना हमारा, ये 10 PM मशीन लर्निंग का, ठीक है, यहाँ पे ये जो पिंस के हैं, यहाँ पे जो गूगल शीट दी गई है, तो इसमें रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स और जो जो मैंने स्लाइड्स पढ़ाई हैं वो मैं हर रोज ऐड कर देता हूँ इसमें। और जो भी कोड फाइल्स भी होती हैं वो भी इन सब में मैं ऐड कर देता हूँ। सही है। जी। लेकिन ये क्योंकि एक एक घंटे के हैं, आप बोर भी हो जाएंगे अगर अकेले से ये चीजें पढ़ना, तो इसका बेटर यही है कि आप खुद से पढ़ें और आके आई कोड ग्रुप पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। अब मैं कोई इसमें मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतनी मशीन लर्निंग चाहिए थी कि जब मेरा प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू हो, वो इस चीज के बारे में पूछते हैं, बेसिक चीजों के बारे में कि रिग्रेशन क्या होता है या के मीन क्लस्टर्स क्या होते हैं, ये कब यूज करते हो आप। ठीक है, क्योंकि आजकल जिसे एआई नहीं आती किसी भी फील्ड में हो, तो वो जो है ना compete नहीं कर पाता बाकी दुनिया के साथ। जिसे एआई आता है तो उसे ही एज मिलता है। तो आपको बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज पर्पस के लिए मैंने यूज करनी है। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो मैंने उसको कैसे टैकल करना। तो मैंने ये स्टार्ट ही इसी वजह से किया था। जी सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे? जी मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए मेन, और बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमने कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर फुल डेप्थ में तो बनना नहीं है एक महीने के अंदर, ना ही ये डॉक्टर जफर शायद हमें रिकमेंड करते हैं। वो सिर्फ इतना रिकमेंड करते हैं कि आपको इतना सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि आप प्रोफेसर जब आपसे मशीन लर्निंग का कोई क्वेश्चन पूछ भी ले, एआई का पूछ भी ले, तो आप बता दें हाँ सर ये मैंने चीज इस तरह स्टडी की थी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर सही भी नहीं है तो मैं गूगल करके आपको बता दूंगा, बाद में मैं लर्न कर लूंगा। इनके बीएस के बाद जो एमएस में हम एडमिशन लेते हैं, ये उस पे क्वेश्चन आते हैं हमें? मैम जी, आप फुली फंडेड हर एक का गोल है ना आई कोड गुरु पे जो भी आता है, ठीक है। ऐसे है? जी। तो प्रोफेसर आजकल जो फंडिंग आ रही है ना, तो सिर्फ फील्ड्स ही जो भी हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो बायो की हो। अब मेरा एक प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू शेड्यूल है 1 फरवरी पर, उसकी फील्ड है बायो की। ठीक है, उसने अब मुझे क्यों चूज किया, मेरी फील्ड है आईटी की। ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए मुझे इनवाइट इसलिए कर रहा है कि उसे बंदा चाहिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग या मशीन लर्निंग का, ठीक है, एआई का। ठीक है, ताकि बायोमेडिकल जो एआई हेल्थ केयर आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे वर्किंग हो सके। तो अगर मुझे इन चीज़ों की बेसिक ना पता हो तो मैं फिर वहाँ पे कोलैप्स कर जाऊँ। तो मैं ऐसा ही करता हूँ। अब मेरे एग्जाम्स भी थे फाइनल सेमेस्टर के, तो मैं यही चीज करता हूँ कि मैं पहले 1-2 घंटे खुद प्रिपेयर करता हूँ ये लेक्चर, फिर यहाँ पे आके डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है, यही ही चीज